नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार ईरान और इजराइल की तरफ से जारी है और इस बीच अमेरिका इस वॉर में कूद गया है और कहा यह जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बम बरसाए हैं, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स है उन पर बम बरसाए गए हैं, उसके बाद यह दावा किया जा रहा है मेहर न्यूज की तरफ से कि ईरान ने भी अमेरिका पर हमला कर दिया है। कहां पर? सीरिया में यूएस मिलिट्री बेस पर। और अगर ये दावा सही है, एकदम सटीक है, क्योंकि अभी तक वेस्टर्न मीडिया ने इसको उठाया नहीं, पिक नहीं किया है, लेकिन जो ईरान की मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि हमने जो सीरिया में मिलिट्री बेस है यूएस का, उस पर हमला कर दिया। अगर ये हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय सर, किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर सीरिया में यूएस के मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमला कर दिया है, मेहर न्यूज की तरफ से ये दावा किया गया। इस दावे को किस तरह से देखा जाए? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका और आपने ये अच्छा किया कि अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ये क्लियर कर दिया कि ये मेहर न्यूज एजेंसी के द्वारा हमको ये समाचार मिला है। दर्शकों के लिए बता दूं कि मेहर जो है वो ईरानी गवर्नमेंट की एजेंसी है। अभी तक अल जजीरा, बीबीसी और कहीं और से इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं और से भी इसकी पुष्टि हो। परंतु यदि ये सही है कि सीरिया के अमेरिकन बेस, एयर बेस और आर्मी बेस पे हमला हुआ है, तो ये इस युद्ध को एक भीषण मोड़ दे देगा। क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा था कि हम सिर्फ न्यूक्लियर जो साइट्स थी इनकी, ईरान की जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स थी, नतान्स, फोर्दो, इस्फहान, इन तीनों पे हमला करने के बाद में हम पीस टेबल पे बैठना चाहते हैं। और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि आगाज आपने किया है, अंत हम करेंगे। आरंभ आपने किया है, अंत हमारी तरफ से होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या कहीं इस एकमेव अटैक को लेके अमेरिका का रिस्पांस कैसा आता है। यदि तो अमेरिका का रिस्पांस म्यूटेड है, ज्यादा तीव्र नहीं आता है, तो फिर ये इसको ऐसा देखा जाएगा कि शायद अमेरिका और इजराइल एक मौका दे रहे हैं ईरान को शांति पटल पर लाने के लिए, मेज पे बैठाने के लिए कि भाई आओ चलो निगोशिएशन हम लोग जो है वो पीस का फिर से आरंभ करें। और यदि अमेरिका ने इस चीज को बहुत ही मतलब दूसरी तरफ से लेते हुए अपने अटैक को और तीव्र कर दिया, तो फिर आने वाले दिन जो है वो विश्व शांति के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। एक चीज समझ लीजिए हिमांशु जी, सिर्फ आज ईरान का अमेरिकन बेस पे अटैक नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े प्रिजन, जहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है, इवेन प्रिजन, वहां पर बमबारी की है। तो ये किसी भी तरीके से थमता हुआ नहीं दिख रहा है और उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है ये युद्ध जो है। और यदि अमेरिका जो है इसके अंदर में कूद पड़ा, तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिन जो है वो काफी भीषण होंगे विश्व शांति के लिए। जी हिमांशु। राजीव जी, पीस टेबल पर बैठाएंगे कैसे? टेबल पर बैठकर बातचीत करने को कोई मौका तो दिया जाए। यहां तो सीधे अमेरिका की तरफ से अगर हमला कर दिया गया है, बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए हैं जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर, तो संदेश साफ है कि हम बैठकर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? आपने कहा था कि 2 हफ्ते का समय दीजिए, आपने 2 दिन में उसको मतलब हमला कर दिया। कि किस तरह से मतलब आप पीस टेबल पर बैठाना चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा। देखिए, ट्रंप की भर्त्सना तो उनके अपने देश में भी काफी हो रही है, बिना कांग्रेस की। अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे यूएसए में सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इन दोनों को मिला के कांग्रेस कहा जाता है। तो जब तक आप कांग्रेस की अनुमति नहीं लेते हो और कांग्रेस जब तक अनुमोदन नहीं करता है, तब तक कोई भी राष्ट्रपति जो है वो हमला नहीं कर सकता है। यहाँ तो हमला होने के बाद, मतलब हमला खत्म हो गया, उसके बाद कांग्रेस को सूचित किया जा रहा है कि हमने ऐसा आक्रमण किया, और उसके बाद में मीडिया में भी ये न्यूज आ रही है। तो इस चीज की भर्त्सना जो है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और जो एक चला आ रहा था प्रक्रिया जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की,
कि आप पहले कांग्रेस से अनुमति लीजिए, अनुमोदन उसका पाइए, उसके बाद आक्रमण कीजिए। उन सबको कैसे दरकिनार करते हुए ट्रंप ने जो है ये नेतन्याहू के साथ मिलके इतना बड़ा जो है रिस्क ले लिया है। ये हिमांशु जी बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान जो है वो जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। ना केवल वो बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का 3% ऑयल जो प्रोडक्शन है वो आज की डेट में 3 से 3.5% जो विश्व में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो ईरान प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ जो खाड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से 20% जो ऑयल कंजम्पशन है वो वहां से पास होता है। यानी हर दिन जो है 20 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल टैंकर जो है ऑयल लेके जो जाते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होते हैं। सब आपका जापान से लेके तो इंडिया से लेके तो जितने भी इस तरफ के देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी यहाँ ऑयल आता है, चाइना, ये सब वहीं से आता है। चाइना में तो क्या ट्रेन के भी माध्यम से जाता है, परंतु ये जो इन्होंने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कल पार्लियामेंट ने इनके ईरान की पार्लियामेंट ने एक मत प्रस्ताव से पारित किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद किया जाए। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो आप ये समझिए कि अमेरिका के इस एक्शन का असर अमेरिका पे तो नहीं पड़ेगा पर भारत जैसे देश पे पड़ेगा। इसका असर जो है जापान जैसे देश पे पड़ेगा, साउथ कोरिया जैसे देश पे पड़ेगा, जिसको बाहर के मुल्क देखते हैं कि हम लोग अमेरिका के ये सारे कंट्रीज जो है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो। भाई तेल महंगा होगा तो आपको मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा सकती है। सेम हालत जापान की है, जो पूरा का पूरा एक एजिंग पॉपुलेशन वाला कंट्री है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो मेरे चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे बनाया था कि जापान की इकोनॉमी कैसे नीचे जा रही है। साउथ कोरिया जो है उसका भी वही हाल है, वो भी जापान से कोई बहुत मतलब पीछे नहीं है, वहां भी एजिंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका के इस एक स्टेप से अमेरिका के जितने मित्र राष्ट्र हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराने का डर है। और ये अमेरिका ने एकमेव अपने पार्टनर इजराइल का साथ देने के लिए अपने बाकी सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बड़ी ही मुसीबत में डाल दिया है। तो ये रिस्क लेना जो है ये अमेरिका के अंदर खुद बहुत सारे सेनेटर्स, बहुत सारे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग और जनता जो है वो पूछ रही है कि भाई इस हमले से अमेरिका को क्या मिला, अमेरिका ने क्या पाया। अमेरिका जो है वो कूद रहा है, अमेरिका गया था शांति बहाल करने के लिए और शांति बहाल ना करते हुए अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूद गया। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पीस लाने के लिए, दिस इज पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये जो इनिशिएटिव है ये अपना दमखम दिखा के शांति लाने का एक प्रयास है। अब यदि यही दमखम रशिया ईरान की तरफ से लगा दे या चाइना ईरान की तरफ से लगा दे तो आप बताइए हम लोग किस मुहाने पे पहुंच जाएंगे। तो ये वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पीस की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बड़ा जो है खतरा है। अमेरिका ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है जिसका खामियाजा ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन मैनकाइंड को बहुत ज्यादा जो है, मैनकाइंड को बहुत ज्यादा इसका जो है खामियाजा आने वाले दिनों में हो सकता है भुगतना पड़े। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा है कि यदि अमेरिका ने इस चीज पे हमला किया, ईरान पे हमला किया है तो इसका खामियाजा, और आगे भी अगर करेगा तो इसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट जो है ये इशारा कर रहा है चाइना कि एक बार कर दिया अब दोबारा मत करना। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जी मंच। लेकिन राजीव जी, ये कैसी मेंटेलिटी है, ट्रंप किस तरह के राष्ट्रपति हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप हमला कर देते हैं जाकर और फिर उसके बाद कहते हैं हमने देखिए हमला कर दिया है अब शांति बहाल होगी, अगर आपने इस पर रिटेलिएशन किया तो फिर आपको जो है हम बर्बाद कर देंगे। मतलब ये क्या गुंडाई चल रही है, ये एक तरह की दबंगई चल रही है क्या दुनिया में कि आपने हमला कर दिया रातों रात। आप कह रहे थे 2 हफ्ते का समय, आपने 2 दिन में ही उस चीज को तोड़ते हुए हमला कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं आप शांत हो जाओ। ये कैसी बात हुई? यही तो जो लास्ट हम लोग की बातचीत हुई थी उसमें मैंने यही कहा था, ये तो गुंडई है भाई। ये हमला सिर्फ हिमांशु जी समझिए यूनाइटेड ये ईरान पे नहीं हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे हुआ है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है आईईए, इनके चार्टर पे हुआ है।
ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हुआ है। ये हमला जो है एक तरीके से ब्रिक्स कंट्री पे हुआ है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। ये हमला जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है उस पे हुआ है, क्योंकि ईरान जो है उसका एक मेंबर है। तो ये जो हमला है ये ना केवल अमेरिका ने ईरान पे किया है, बल्कि ये हमला जो है ये एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल एजेंसीज जो एक टेरिटोरियल सोवेरेनिटी को रेस्पेक्ट करती है, जो ये मानती है कि किसी भी देश के आप भौगोलिक सीमाओं के अंदर घुस के उस देश के ऊपर में आक्रमण नहीं कर सकते, उस देश को आप युद्ध के लिए उकसा नहीं सकते हो। ये इस तरीके की सारे नियम कानून जो है ये उनकी धज्जियां उड़ाना है। अमेरिका विश्व का चौधरी बन के घूम रहा है। अगर ऐसी कल को चाइना चौधरी बन के घूमने लग जाए और ताइवान पे जो है वो आक्रमण कर ले, या नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया पे आक्रमण कर ले, है ना, तो वर्ल्ड की पीस, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए तो बहुत बड़ा खतरा उठ जाए, मतलब होगा। कल को हो सकता है कि हम लोग भारत बोले कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, हमने आजादी दिलाई, हम उस पर हमला करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है ना। विश्व को चलने के चलाने के नियम कानून है, जिसका रेस्पेक्ट हर बड़े राष्ट्र को करना चाहिए। बड़ा राष्ट्र यदि छोटे राष्ट्रों को दबाने लग जाए, बड़ा राष्ट्र जो है वो अपने चाबुक चलाने लग जाए, तो ये फिर सारे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस, इन सब का फिर क्या फायदा है। ये तो फिर इसका मतलब है कि ये सिर्फ दिखावे, मतलब आई मीन पेपर टाइगर हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आप ये देखिए, ये होने के बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक होनी चाहिए थी, और बैठक में अमेरिका के इन इनिशिएटिव्स की भर्त्सना होनी चाहिए थी, कठोर निंदा होनी चाहिए थी, कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए थी कि भाई आपने तो पूरी की पूरी विश्व शांति के लिए जो है एक तरीके से खतरा जो है वो खड़ा कर दिया है। ट्रंप ये बोल के आए कि अमेरिका जो है वो ग्लोबलिस्ट नहीं है, अमेरिका जो है विश्व का चौधरी बनने के लिए नहीं निकला है। जो ओबामा के टाइम में हुआ या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हुआ, वो काम मेरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिपीट नहीं करेगा। मैं अमेरिका में इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, यानी अमेरिका को कैसे फिर से ग्रेट नेशन बनाया जाए उस पर ध्यान दूंगा। मैं अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कैसे स्टैब्लिश की जाए, फैक्ट्रीज कैसे लगाई जाए, वहां के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, मैं इन सब चीजों पे जो है फोकस करूंगा। कहां गई वो सारी पॉलिसी? ये सारी चीजें तो ढकोसलेबाजी लग रही है। आप आए थे ये बोल के कि मैं बाहर की तरफ अब ध्यान नहीं दूंगा। अमेरिका ने 2001 से लेके अभी तक 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अलग अलग युद्धों में खर्च कर दिए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो इराक का हो। तो अब ये पैसा जो है ये अमेरिका के पुनर्निर्माण में लगेगा, ना कि ये बाहर के युद्धों में लगेगा। ये सारा ईरान पे हमला करके जो कुछ भी इन्होंने इलेक्शन टाइम में कहा था, उन सारी चीजों को इन्होंने गौन बना दिया है। ये सारी चीजें नगण्य हो गई हैं, ये सारी चीजें शून्य में तैरती हुई नजर आ रही है। इन चीजों के कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और ट्रंप, जो आपने सवाल पूछा, ट्रंप के खुद के चरित्र पे अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। जी हिमांशु। और उनको उनको तो शांति का पुरस्कार चाहिए, नोबेल पुरस्कार चाहिए। खैर, वो एक अलग बात है। एक तरफ नाटो है, दूसरी तरफ आपने एससीओ बताया, ब्रिक्स बताया, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर होना तय माना जाए? क्या माना जाए इसको? क्योंकि हम देख रहे हैं ईरान के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलने के लिए जा रहे हैं रशिया, और चाइना जिस तरह से अपनी इसमें उत्सुकता दिखा रहा है या फिर इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या किस तरह से देखा जाए, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से ये जो पूरा अभी सिनेरियो बना है, इसमें अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ड्रैगन प्ले करने वाला है चाइना। अगर चाइना उतर गया तो फिर स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो जाएंगी। चाइना जो है वो, चाइना किस हद तक जो है ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, ये बहुत सारी चीजें डिफाइन करेगा। रशिया तो खुल के ईरान के साथ में है, और आपने देखा होगा कि पुतिन ने कहा भी कि हमने ईरान को एक तरीके से प्रपोजल दिया था कि हम आपका एयर डिफेंस करेंगे, बट ईरान एक बहुत ही स्वाभिमानी राष्ट्र है, उन्होंने हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने ही दम पे जो है इजराइल से लड़ लेंगे, हमें आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो पुतिन ने, यानी रशिया तो ऑलरेडी आप समझिए कि ईरान के साथ खड़ा ही है। सब कुछ डिपेंड करता है ड्रैगन के ऊपर। चाइना आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस कंट्री है। चाइना आज की डेट में विश्व में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री है।
चाइना आज की डेट में एकमेव ऐसा कंट्री है जो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रभाव क्षेत्र थे, यानी ना केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के प्रभाव क्षेत्र में जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो थी, ये कंट्रीज भी अब चाइना चाइना के साथ में जाती हुई नजर आ रही है। चाइना को बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है लैटिन अमेरिकन कंट्री, खासतौर पे ब्राजील में और अफ्रीकन कंट्रीज में जो है काफी बड़ी मात्रा में चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यदि चाइना इस युद्ध में कूद जाता है और ईरान के साथ खुल के जो है वो चाइना आ जाता है, तो आप समझिए कि फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अमेरिका और उसके जितने अलाइज हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सब के लिए आने वाले दिन बड़े ही मुसीबत वाले हो सकते हैं, क्योंकि फिर पूरी तरीके से दिखेगा कि ये जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक अलग धुरी में है और दूसरी धुरी में एशिया की काफी सारी कंट्रीज नजर आएंगी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज नजर आएंगी, अफ्रीकन कंट्रीज नजर आएंगी। ये वो कंट्रीज हैं जो जो अमेरिका की पिछले 70-75 साल की दादागिरी से जो है परेशान है। लैटिन अमेरिका में कई सरकारें जो हैं वो गिराई हैं अमेरिका ने ग्रेनेडा जैसे छोटे राष्ट्र के ऊपर में आक्रमण करके जो है वहां पे अपनी दादागिरी स्थापित की। अमेरिका ने जो है चिली जैसा राष्ट्र, साल्वाडोर अलांदी की जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको गिरा के वहां पे तानाशाही अगस्टो पिनोचेट को जो है उनकी सत्ता को स्थापित किया है। तो कई तमाम तरीके के ऐसे राष्ट्र हैं जो भुक्तभोगी हैं अमेरिका के इस चौधरीकरण के। अमेरिका का ये जो चौधरी बनना और सारी दुनिया को जो है अपने हंटर से हाँकने की जो उसकी एक नीति है, उससे काफी सारे राष्ट्र आहत हैं। वो बस यही देख रहे कि अमेरिका के समकक्ष वाला कोई ताकतवर राष्ट्र क्या कूदता है अमेरिका के खिलाफ। यदि कूदता है तो ये सारे के सारे राष्ट्र जो है ड्रैगन के पीछे आपको नजर आएंगे और ईरान और रशिया के पीछे नजर आएंगे। जी हिमांशु। राजीव जी, मेहर न्यूज के दावे पर एक बार फिर से आता हूं। मेहर न्यूज ने जो दावा किया है वो कह रहा है कि यूएस मिलिट्री बेस सीरिया पे हमने हमला किया है। हालांकि इसको लेकर पुष्टि जब होगी तब होगी, लेकिन अगर ये सरकारी तंत्र की तरफ से दावा किया जा रहा है तो हो सकता है कि हमला किया गया हो, अब नुकसान हो ना हो ये एक अलग बात है। लेकिन क्या ईरान ये बताने की, ये जतलाने की, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतने दबाव के बावजूद, अमेरिका का दबाव, इजराइल का दबाव और तमाम और लोग हैं जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, उस दबाव के बीच में खामनेई ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, और अगर आपने हमला किया तो आप भले ही अमेरिका हो, हम पलटकर जवाब जरूर देंगे। और जिस तरह से जब बंकर बस्टर बम गिराए गए थे इससे पहले, तो इजराइल पर तुरंत ही हमला किया गया था ईरान की तरफ से। तो ये संदेश तो साफ है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, और कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं साथ देने के लिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एनालिसिस है आपका, बहुत बढ़िया सवाल भी है। ये फारस जो है ये वीरों की जन्मभूमि है। ईरान जो है ये योद्धाओं का देश है, ये इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करने वाला। देखिए हार जीत होती रहती है, बहुत सारी जो है वो वीर कौम है जो लड़ते लड़ते जो है मरी और हारी है, परंतु इतिहास के पन्नों में उनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और फारस के लोग, ईरान के लोग भी कुछ इसी तरीके के हैं। आप ये सही बोल रहे हैं कि ईरान आज अलग थलग पड़ने के बावजूद भी ईरान ये बता रहा है कि हम विश्व की महाशक्ति जो है अमेरिका, उस पर जो है हम पलट के हमला कर सकते हैं। ये शायद वही बताने के लिए किया गया हो। मुझे सिर्फ शंका इसलिए है कि यदि ये अटैक हुआ है, तो मैं अभी ऑयल के प्राइसेस देख रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस जो हैं बढ़े नहीं है, मतलब बहुत तेजी से बढ़े नहीं है। वो कल जो बढ़े थे, कल एकदम से $81 पहुंच गया था पर बैरल, वो $81 से वापस से 76-77 पर बैरल पे ऑयल आ गया है। तो यदि ईरान का अमेरिकन बेसिस पे हमला होता तो बहुत ही तेजी से ऑयल के प्राइसेस ऊपर बढ़ते, परंतु हो सकता है ये रात में हमें इसके प्राइसेस में इफेक्ट नजर आए, या कल भोर में जब पुष्टि करे अलग अलग वेस्टर्न मीडिया, तब हो सकता है कि नजर आए। परंतु आपने जो सवाल किया उसका जवाब बिल्कुल ये सही है कि ईरान जो है अलग थलग पड़ने के बाद भी ईरान जो है वो युद्ध लड़ रहा है, और वो पूरे विश्व को जो है एक इमेज दे रहा है कि अमेरिका से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसा छोटा राष्ट्र यदि लड़ सकता है तो भाई चाइना, इंडिया, ये सब जो शक्तियां हैं, ब्राजील, ये महाशक्तियां जो हैं,
इनको भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हर किसी के घरेलू मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। तो ईरान से सबको एक तरीके से सबक लेना चाहिए। ईरान सबका एक आदर्श है कि आप कितना भी तोड़ मरोड़ लो, कितने भी झुकाने का प्रयास कर लो, पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। जितने आक्रमण ईरान पे इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, उतने ही आक्रमण इजराइल और अमेरिका पे पलटकर जो है पलटवार ईरान भी कर रहा है। तो ये उसके एक डिटर्मिनेशन पावर को दिखाता है, ये उसकी एक लड़ने वाली फाइटिंग स्पिरिट को दिखाता है। जी हिमांशु। राजीव जी, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्या एक पटल पर एक साथ आकर अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है? अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो अमेरिका ने भी इसमें अपनी मतलब भागीदारी बढ़ा दी है, हमला कर दिया है। तो क्या अब एक पटल पर सब आ पाएंगे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं? मैं ये देख के दंग हूं जी, मैं हैरान हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो भारत और पाकिस्तान के जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पहले दिन इन सब लोगों ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान के पीछे आके खड़े हो गए थे। अब ये कहां गए? अब तो भाई यहूदी और मुस्लिम राष्ट्र के बीच में जो थियोक्रेटिक नेशन है, ईरान जो है मुस्लिम थियोक्रेटिक नेशन है, वो शरिया कानून पे चलने वाला राष्ट्र है। तो जब ऐसे राष्ट्र पे यहूदियों ने हमला किया है, तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहां गायब है? ये जो कंट्रीज हैं, ये क्यों नहीं एक मत एक सुर में आके ईरान के पीछे खड़ी हो जा रही है? क्यों नहीं सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि भैया अमेरिका को हमारे यहाँ से बेसेस हटाओ, अपने आप यहाँ से हटो? एक में मेरे ख्याल से यमन को छोड़ के अभी तक किसी के भी मैंने, और इराक में जो शिया फैक्शन के जो लीडर्स हैं उनको छोड़ दें, तो कहीं से भी बहुत ज्यादा प्रबल आवाज जो है, प्रबल समर्थन जो है, वो ईरान को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इससे समझ में आ रहा है कि ये सारी की सारी कंट्रीज जो है, ये मौका परस्त है, ये मौका परस्त है। ये पाकिस्तान के साथ तो जा सकती हैं जो शरिया कानून पे नहीं चल रहा है, वहां पे डेमोक्रेसी, मतलब वहां संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, भले ही वो संविधान, भले ही मतलब बहुत ही पोपट संविधान हो, कभी भी जो है वो वहां पे जनरल जो है, आर्मी के जनरल तख्ता पलट कर दे रहे हैं। एक फेल्ड डेमोक्रेसी, एक फेल्ड स्टेट के रूप में पाकिस्तान की जो शिनाख्त है वो पूरे विश्व में की जाती है। तो जब ये एक फेल्ड स्टेट के पीछे खड़े हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो ये फिर एक थियोक्रेटिक इस्लामिक नेशन के पीछे क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ओआईसी जो है ये अमेरिका का पिट्ठू है? क्या ये ओआईसी जो है ये अमेरिका का जिंदगी भर चमचागिरी करता रहेगा? ये ओआईसी जो है ये क्यों नहीं उठ के जो है ईरान का समर्थन कर रहा है? ये ना केवल आप मैं बल्कि इस देश के अंदर में जो करोड़ों मुसलमान है वो पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं ओआईसी से। तो जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तब तो आप पाकिस्तान के साथ आ गए, आज यहूदियों ने हमला किया है तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप किस तरीके से जो है इस चीज का प्रतिरोध कर रहे हैं? आपका प्रतिशोध कहीं दिख नहीं रहा है, आप जरा उसको दिखाइए। जी हिमांशु। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी अपडेट होगी वो हम दर्शकों को देते रहेंगे। और इस पूरे मामले में अब पूरा ये जो वॉर का सिनेरियो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वॉर के सिनेरियो में कहीं ना कहीं अब स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है और सही भी हो सकती है। हम पॉजिटिव माइंड लेकर चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें हजारों लोगों ने जान गंवाई है। इधर के हो या उधर के हो, वो आम नागरिक थे जिन्होंने जान गंवाई है, मिलिट्री के लोग भी थे। लेकिन आम लोग जब जान गंवाते हैं तो अपने आप में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, वो शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन दो कंट्रीज के ईगो के बीच में वो पिस जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तमाम परिवार जो है वो तबाह हो जाते हैं। आप दर्शक किस तरह से इस पूरी वॉर को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।